नमस्कार साथियों, एग्जामपुर परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलावर सिंह परिहार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी स्टूडेंट्स को नर्मदे हर, जय महाकाल। तो फटाफट शानदार तरीके से सेशन से जुड़ जाइए। एक बार फिर साथियों, हम बहुत ही बेहतरीन सेशन आपके लिए लाए हैं। जी हां साथियों, हमारा जो एमसीक्यू का सेशन है साथियों, जिसमें आज हम साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बोल सकते हैं आपकी केमिस्ट्री और कुछ फिजिक्स के क्या है, हम न्यूमेरिकल आज सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई साहब आप सभी लोग शानदार तरीके से क्या करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। तो जो भी थ्योरी हमने पढ़ रखी है उसके बेस पर साथियों हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से क्या हो सकते हैं, इसके आंसर्स आ सकते हैं। तो आप सभी लोग भी क्या करिएगा, आंसर्स देने की कोशिश करिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। और जल्दी जल्दी क्या कर दिए भाई साहब, जितने भी प्यारे साथी जुड़े हुए हैं सभी क्या करेंगे, सेशन को उठाकर शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे प्यारे साथियों, लाइक करेंगे सेशन को, जिससे क्या हो सके भाई साहब सभी साथियों तक जब आप शेयर करेंगे तो ये सेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं साथियों हम बिना किसी देरी के अपने इस शानदार सेशन को। तो भाई साहब पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो जल्दी से क्या कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आप सभी लोग क्या कर दीजिए, बता दीजिए भाई साहब। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है, इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फ्रूट मैच्योरेशन? तो जल्दी बता दो भाई साहब, कौन सा आपका जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, फल को पकने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, ये तुम्हें बताना है, ठीक है भाई। तो जल्दी बताओ, ऑक्सिन्स, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन? जल्दी बता दो भाई। एब्सिसिक एसिड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एब्सिसिक एसिड आ जाएगा भाई साहब। यहां पर एक्सिसिक एसिड नहीं होगा, तो एब्सिसिक एसिड यहां पर क्या होगा आपका, वो ऑप्शन मैंने सही किया है। तो जल्दी से बता दो भाई साहब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। एब्सिसिक कर दीजिए इसे, क्या कर दीजिए, एब्सिसिक एसिड। तो अब बता दो भाई साहब जल्दी जल्दी राइट आंसर, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए राइट आंसर। तो बिल्कुल ठीक है, यहां पर जो इसका राइट आंसर आता है प्यारे साथियों वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा आपका एब्सिसिक अम्ल, मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, एब्सिसिक एसिड विल बी दी राइट आंसर। तो जो तुम्हारा क्या होता है साथियों, एब्सिसिक जो क्या होता है आपका जो एसिड होता है साथियों, वो क्या होता है बेसिकली फलों के पकने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है भाई। तो जो तुम्हारे क्या होते हैं, फल होते हैं पेड़ के, वो पकते हैं किसकी वजह से, एब्सिसिक एसिड की वजह से। इस वजह से तुम्हें याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है, आपका फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा और बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, साइटोकाइनिन हार्मोन है, ठीक है। साइटोकाइनिन तो याद रखना है, ये क्या करता है बेसिकली, आप बोल सकते हैं कि भाई साहब कोशिकाओं की वृद्धि और विभाजन के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तुम्हें याद रखना है भाई साहब, कोशिकाओं की, पौधे में साथियों, पौधे की कोशिकाओं मतलब आप बोल सकते हैं प्लांट सेल की, याद रखना है आपके, वृद्धि मतलब उसके डेवलपमेंट और वृद्धि के साथ साथ उसके डिवीजन, ठीक है ना। डिवीजन मतलब आप बोल सकते हैं विभाजन, इसके लिए क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है प्यारे साथियों, आपका साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन्स करेंगे तो भाई साहब ये क्या करता है, बौने पौधे को लंबा कर देता है, क्या कर देता है, बौने पौधे को क्या करता है ये साथियों आपका लंबा करता है। इसे तुम्हें ध्यान में रखना, हाइट बढ़ाने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है तुम्हारा, समझ गए मेरी बात ना। और तुम्हारा जो ऑक्सिन्स होता है ये क्या होता है, पेड़ के एक तो ऊपरी हिस्से में क्या होता है साथियों, आपका ऊपरी हिस्सों में बनता है, मतलब अपर पार्ट में क्या होता है, बनता है। और जो तुम्हारी बोलते हैं ना, जो टहनियां वगैरह निकलती है, उनको क्या करता है, बढ़ने में मदद करता है। इतना तुम्हें ध्यान में रखना है। तो फल पकाने वाला भी देखा, इसके साथ साथ जो हमारे तीन ऑप्शन थे उन्हें भी हमने क्या कर दिया, सही कर दिया। तो भाई साहब आप लोगों के आंसर भी सही आए हुए हैं और साथ ही साथ क्या है, हमने बाकी सारे क्या कर लिए हैं, ऑप्शंस को भी कवर अप कर लिया है, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, आंसर्स आप सभी लोग बताते जाएंगे, ठीक है भाई। देखो, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप होता है, द कोटिंग इन नॉन स्टिक फ्राइंग पैन इज, मतलब जो बेसिकली क्या होता है, ऐसा फ्राइंग पैन साथियों जिसमें कोई भी चीज अगर आप बना रहे हो तो वो चिपकेगी नहीं, ठीक है भाई। तो नॉन जो क्या होता है साथियों, स्टिक जो फ्राइंग पैन होता है उसमें बेसिकली किस चीज का लेप करने से उसमें क्या होता है, बेसिकली आपका जो भी आप फूड तैयार कर रहे हैं वो चिपकता नहीं है। तो जल्दी बता दो भाई, पॉलीस्टाइटिन, पॉलीप्रोपाइलिन, टेफ्लॉन या साथियों आपका आर्लॉन? तो क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी लोग बता दीजिए फुर्ती के साथ। तो बिल्कुल साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर दिया भाई साहब, क्या हो जाएगा आपका, टेफ्लॉन विल बी दी राइट आंसर, ठीक है भाई। तो बेसिकली क्या करते हैं, टेफ्लॉन की कोडिंग कर दो जिसकी वजह
से कोई भी चीज उसमें चिपकेगी नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं और देखते हैं भाई साहब कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है भाई, आंसर्स देते जाइए आप सभी लोग। ठीक है, पूछा गया है गैसोहोल एक मिश्रण है, गैसोहोल इज अ मिक्सचर ऑफ, जल्दी बता दो भाई साहब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि जो तुम्हारा गैसोहोल है वो बेसिकली किस चीज का क्या है, तुम्हारा मिश्रण है या मिक्सचर है, गैसोलिन व मेथेनॉल का, गैसोलिन व एथेनॉल का, गैसोलिन व प्रोपेनॉल का, या मेथेनॉल व एथेनॉल का। तो जल्दी बता दो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल भाई साहब इसका आंसर हो जाएगा आपका गैसोलिन व एथेनॉल का। किसका हो जाएगा साथियों, आपका गैसोलिन और साथियों एथेनॉल का क्या हो जाएगा, आपका मिक्सचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों, तुम्हारा गैसोहोल, मतलब गैसोलिन के साथ अगर एथेनॉल को ऐड कर दोगे तो वो मिक्सचर किसका होगा मेरे प्यारे साथियों, आपका वो कहलाएगा गैसोहोल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भाई साहब बहुत ही सही आंसर आप सभी लोगों का आया है यहां पर। क्लियर है, तो भाई साहब बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है आपका बी। ठीक है, चलिए क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। भाई साहब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि भाई साहब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, मतलब बेसिकली तुम्हें बताना है कि इनमें से नेचुरल पॉलीमर कौन सा है आपका बोल सकते हैं प्राकृतिक बहुलक। पॉलीमर का मतलब ये होता है बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स क्या होती हैं, आपस में ऐड होती हैं और क्या बनाती हैं, जब वो क्या हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, मतलब 10 से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। तो तुमसे पूछा गया है कि ऐसा पॉलीमर जो नेचुरली एक तरीके से ऑब्टेन किया जाता है वो कहीं पर लैबोरेटरी में बनाया नहीं जाता है। ठीक है, तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा या रेयन हो जाएगा या नाइलॉन या रेशम। तो भाई साहब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रेशम विल बी दी राइट आंसर, मतलब सिल्क होगा जो कि कहां से प्राप्त किया जाता है, आपके जानवर से मिलता है भाई साहब। बाकी सारे क्या है आपके ध्यान में रखना है, बाकी सारे क्या है आपके नेचुरल नहीं है, वो लैबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल तुम्हें बताना चाहूंगा, नाइलॉन अगर तुम लिख रहे हो NYLON, मतलब ये हो गया तुम्हारा क्या, नाइलॉन। अब बेसिकली सर यहां पर इसका मतलब क्या है, तो NY और LON का मतलब ये है, NY का मतलब होता है न्यूयॉर्क, क्या होता है साथियों, न्यूयॉर्क होता है साथियों, और LON से होता है आपका लंदन। तो बेसिकली याद रखना है आपका न्यूयॉर्क और लंदन दो एक तरीके से आप बोल सकते हैं सिटीज के नाम पर क्या पड़ा है साथियों, ध्यान में रखना है आपका नाइलॉन पड़ा है। न्यूयॉर्क और साथियों क्या, लंदन के एक तरीके से दोनों सिटीज का नाम ऐड करके क्या बना है, नाइलॉन बनाया गया है। सेम उसी टाइप से रेयन और आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब PVC हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा रेशम या सिल्क। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है, जल्दी से बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव्स इज नेम्ड नोबल ऑयल, जल्दी बता दो भाई साहब क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी लोग कमेंट्स के अंदर क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए फटाफट कि भाई साहब नोबल तेल किसे कहा जाएगा, फटाफट बता दो भाई साहब नोबल तेल के नाम से किसे कहा जाएगा, TNG को कहा जाएगा, TNT को कहा जाएगा, पोलेनियम को कहा जाएगा या डायनामाइट को कहा जाएगा। ठीक है भाई, तो TNG का मतलब क्या होता है, तो ध्यान में रहे आप सभी लोगों को, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन हो जाएगा पहली चीज। TNT क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रो टालुइन, क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रो टालुइन हो जाएगा। और भाई साहब पोलोनियम तो मेरे भाई पोलोनियम है, ठीक है ना, पोलोनियम बेसिकली क्या हो सकता है आपका PO फॉर पोलोनियम, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 84। भाई साहब पोलोनियम से कुछ याद आ रहा है तुम्हें, पोलोनियम से कुछ याद आ रहा है, क्लास में कराया था भाई साहब, कराया हुआ था आप लोगों को, मैंने बताया था एक क्वेश्चन में भी बताया था कि भाई साहब जो पोलोनियम वगैरह होता है याद रखना है, पोलोनियम का ही यूज किया था रदरफोर्ड ने, किसने किया था, रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, जो आपके क्या पार्टिकल एक तरीके से कहां पर गोल्ड की फॉइल पर क्या किए थे, आपके छोड़े थे, वो बेसिकली अल्फा पार्टिकल पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही निकले थे। ठीक है भाई, और डायनामाइट। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें मेरे प्यारे मित्रों, तो राइट आंसर तुम्हारा आ जाएगा TNG विल बी दी राइट आंसर। भाई साहब क्या हो जाएगा आपका, TNG विल बी दी राइट आंसर। और TNT समझ गया मेरी बात ना, यहां पर थोड़ा सा क्या है एक तरीके से आप बोल सकते हैं ट्रांसलेशन में
थोड़ा सा गलतियां हैं, ठीक है ना, ऑटो करेक्ट हो गया है, TNT हो जाएगा यहां और TNG हो जाएगा, ठीक है भाई। तो TNG बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे नोबल तेल या नोबल ऑयल भी क्या कहा जाता है आपका, कहा जाता है। इतना तुम्हें ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान में रखना है आपका TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए भाई साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, इन विच फॉर्म डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। जल्दी से बता दो भाई साहब, जो आपके प्लांट होते हैं किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं आपके, किस चीज को ध्यान में रखना है आपको, नाइट्रोजन को, ठीक है भाई। तो ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइट। तो जल्दी से बता दो बेसिकली क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तुम्हें पता होना चाहिए एक चीज की, जो क्या होता है आपका प्लांट होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सिनेशन करता है। सबसे पहले देखो कि भाई साहब जो आपका प्लांट है वो नाइट्रोजन रखता क्यों है वो जानो। देखो भाई होता क्या है, जो तुम्हारा क्या होता है, पौधा होता है, जो तुम्हारा पौधा होता है, जो क्या होता है, प्लांट होता है। अब सर कौन सा प्लांट होता है, तो मेरे बेटे लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी कुल या लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं, जैसे तुम्हें याद रखना है तुम्हारा दालें वगैरह, जो दाल वगैरह होती है ना, मूंग अरहर जो तुम दाल खाते हो, उस फैमिली मतलब दालों की फैमिली को कहा जाता है लेग्यूमिनेसी फैमिली। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली या लेग्यूमिनेसी कुल जैसे दालें, तो दाल के पौधे क्या करते हैं, सपोज दैट ये क्या है तुम्हारा, ध्यान में रखना है तुम्हें, ये दाल का क्या है तुम्हारा पौधा है। बेसिकली याद रखना है कि जो तुम्हारा दाल का पौधा होता है उसकी रूट्स होंगी साथियों, क्या होंगी, उसकी रूट्स होंगी। उसकी रूट्स में तुम्हें ध्यान में रखना है भाई साहब, उसकी रूट्स में आपको ध्यान में रखना है क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइजोबियम, एक बैक्टीरिया पाया जाता है साथियों, एक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है ना। राइजोबियम क्या पाया जाता है आपका, याद रखना है बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि क्या करता है आपकी दालों के अंदर क्या करता है आपका नाइट्रोजन को फिक्स करके रखता है। इसीलिए तुम कहते हो कि दालों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दालों में सर प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन बेसिकली नाइट्रोजन हाई मॉलिक्यूलर वेट मतलब उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, दाल के प्लांट ने क्या किया, राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से क्या किया, अपनी जड़ों में नाइट्रोजन का फिक्सिनेशन किया, उसे क्या कर दिया, उसने स्थिर करके रख लिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन ज्यादा पाया जाएगा आपके दाल के पौधे में, तो दालों में आपका प्रोटीन भी ज्यादा पाया जाएगा। तो अल्टीमेटली याद रखना है वो नाइट्रेट के फॉर्म में, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आया है भाई साहब, नाइट्रेट के फॉर्म में क्या करता है मेरे बेटे, वो नाइट्रेट के फॉर्म में क्या करता है, नाइट्रोजन को स्टोर करके रखता है अपने कहां पर साथियों, अपने कहां पर, ध्यान में रखना है अपने, एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्लांट बॉडी के अंदर, ठीक है भाई। और उससे फिर क्या होता है, हमें भी नाइट्रोजन मिलता है। क्योंकि जैसे अब तुम डायरेक्ट अगर नाइट्रोजन लेना चाहोगे तो नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो, जैसे आप जहां पर रहते हो रूम टेम्परेचर पे, वो क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो नोबल गैस की तरह बिहेव करती है। तुम्हारे बॉडी में जाएगी वापस निकल आएगी, तुम्हारे बॉडी में अंदर रहेगी नहीं, रुक नहीं पाएगी। तो तुम्हें अगर नाइट्रोजन चाहिए तो तुम्हें पौधे पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि पौधे करते हैं उसका फिक्सिनेशन। क्लियर है, किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं भाई साहब, ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई साहब समझ में आ रहा है तो एक बार क्या कर दो भाई साहब, सभी थम्स अप कर दो कि सारी चीजें यहां तक तुम्हें क्लियर हैं, ठीक है। एक बार क्या करेंगे भाई साहब, आप सभी लोग प्यारे साथी क्या करेंगे, थम्स अप करेंगे कि सर यहां तक सारी चीजें हमारी कवर अप हो गई है, तो हम चीजों को और बेहतर तरीके से आगे लेकर चलते हैं। तो जल्दी जल्दी क्या कर दो भाई साहब, आप सभी लोग क्या कर दो भाई साहब, सेशन को क्या कर दो भाई साहब, शेयर कर दो फटाफट, ठीक है ना, शेयर कर दो फटाफट, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, मस्टर्ड गैस इज टॉक्सिक, मतलब बेसिकली जो होती है मस्टर्ड गैस वो किस फॉर्म में पाई जाती है ये तुम्हें बताना है, वो किस फॉर्म में पाई जाती है तुम्हें बताना है। तो भाई याद रखना है गैस आपका सॉलिड, मैटर या फिर साथियों आपका नन, मैटर नहीं, यहां आपका लिक्विड वर्ड क्या होगा आपका ज्यादा बेहतर रहेगा, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो जल्दी बता दो, तो ध्यान में रहे इसका आंसर हो जाएगा द्रव्य अवस्था में, मतलब याद रखना है आपका लिक्विड फॉर्म में क्या होती है, पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथियों, आपकी जो मस्टर्ड गैस है बेसिकली वो किस फॉर्म में पाई जाती है प्यारे साथियों, आपके लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। समझ गए मेरी बात ना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। चलो
यहां पर याद रखना है, बेसिकली एक चीज याद रखना है, इसका फॉर्मूला कई बार पूछा गया है प्यारे साथियों, तो तुम्हें वो फॉर्मूला बताना है। जल्दी से क्या कर दो भाई साहब, कमेंट बॉक्स के अंदर क्या कर दो, आप मेंशन कर दो। तो ध्यान में रखना है भाई साहब, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका C4H10Cl2S। समझ गए मेरी बात ना? ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। बेसिकली फॉर्मूला मतलब ये सूत्र हो जाएगा किसका, मस्टर्ड गैस का, C4H10Cl2S। समझ गए मेरी बात ना? तो ये फॉर्मूला होगा तुम्हारी मस्टर्ड गैस का, ठीक है ना, बिल्कुल। और इसे एलो क्रॉस लिक्विड भी कहते हैं, एक इसका अलग से नाम है भाई साहब, एलो, ठीक है, एलो क्रॉस लिक्विड कहते हैं। इतना तुम क्या करना भाई साहब, ध्यान में रखना। एलो क्रॉस लिक्विड अगर कहीं आ जाए तो भाई एलो क्रॉस लिक्विड किसे कहा जाता है, याद रखना है, मस्टर्ड गैस को ही एलो क्रॉस लिक्विड कहा जाता है। फॉर्मूला नीचे रखा, याद रखना है आप सभी लोगों को कि जब क्या चल रहा था आपका, एक तरीके से आप बोल सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस दौरान जर्मनी की सेना ने इसका यूज किया था। तो एक और फैक्ट बनता है कि भाई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो जो जर्मनी की जो क्या थी भाई साहब, सेना थी, ठीक है ना, याद रखना है, जर्मनी की सेना ने बेसिकली इसका यूज किया था, किसका भाई साहब, मस्टर्ड गैस का या एलो क्रॉस लिक्विड का यूज किया गया था, ठीक है भाई। तो देखो तुम्हें बहुत सारे नए नए फैक्ट क्या हुए प्यारे साथियों, तुम्हारे पास नए नए फैक्ट क्या हुए भाई साहब, यहां पर आ गए, ठीक है ना। चलो क्लियर है ना? तो यहां पर भाई साहब तुम्हारे पास नए नए फैक्ट निकल कर आए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई साहब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फटाफट क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि भाई व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। जल्दी से बता दो भाई साहब कि जब डायनामाइट तुम बनाओगे, डायनामाइट जब तुम बनाओगे तो उसके निर्माण में द केमिकल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डायनामाइट इज, तो डायनामाइट के निर्माण में किसका यूज किया जाएगा, फटाफट बता दो फुर्ती के साथ, ठीक है। याद रखना है भाई डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो ध्यान में रखना है डायनामाइट की अगर तुम बात करोगे तो याद रखना है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या की थी, आपके डायनामाइट की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। और उन्हीं की याद में याद रखना है आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, आपका 1901 से दिया जाता है। कब से साथियों, 1901 से नोबेल प्राइज जो तुम्हें मिलता है बेसिकली डायनामाइट के जो एक तरीके से क्या थे, डिस्कवर थे आपके डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में दिया जाता है। तो याद रखना है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट बेसिकली क्या है आपका, याद रखना है आपका इसका यूज किया जाता है क्या बनाने में भाई साहब, डायनामाइट बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक बार क्या कर दो भाई साहब, जोर लगाकर क्या कर दो, सेशन को उठाकर शेयर कर दो, जितने भी प्यारे साथी जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी क्या कर दो भाई साहब, सेशन को शेयर करो यार, जल्दी फटाफट फुर्ती के साथ शेयर करो, जिससे क्या हो सके तुम्हारे बाकी साथी भी क्या कर सके, जुड़ सके इस शानदार सेशन से। तो फुर्ती के साथ भाई साहब शेयर करो, क्योंकि भाई साहब आप ही के ऊपर डिपेंड है भाई साहब, ठीक है ना, आप ही के ऊपर डिपेंड है, आप लोगों को ही क्या करना है भाई साहब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अभी तक भाई साहब क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो एक बार थम्स अप कर दो फटाफट उठा के, और क्या करना है भाई साहब, शेयर करना है, ठीक है। चलिए क्योंकि ये क्वेश्चन है भाई साहब जो सीधे सीधे तुम्हारे एग्जाम में क्या होंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से देखते जाना और आंसर्स लगाने की कोशिश करना फटाफट फटाफट, ठीक है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से बताओ, परमाणु ऊर्जा संयंत्र डैश को निर्मुक्त करके वायु को प्रदूषित करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पॉल्यूट्स द एयर बाय एम्प्लॉइंग, मतलब जो क्या होता है आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र होता है, मतलब जो क्या होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, वो बेसिकली कैसी चीजें, मतलब उससे निकलता क्या है जिसकी वजह से क्या होता है साथियों, और एयर क्या होती है आप बोल सकते हैं पॉल्यूटेड होती है, उससे क्या CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, या उससे आपका क्या निकलता है, रेडियो सक्रिय विकिरण मतलब रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती है। नाइट्रोजन तथा सल्फेट के ऑक्साइड मतलब आप बोल सकते हो कि भाई NO2 या SO2 निकलते हैं, उससे NO2 या SO2 निकलते हैं, या फ्लाई ऐश निकलता है। तो भाई साहब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो सक्रिय विकिरण निकलती है मेरे प्यारे साथियों। क्या निकलती है आपकी, ध्यान में रखना है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती है। कहां से निकलती है रेडियो एक्टिव रेडिएशन, तो ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को, परमाणु ऊर्जा संयंत्र से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलती है, ठीक है भाई।
क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि जो आपका क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वहां पर कौन सी प्रक्रिया होती है सर? वहां पर होती है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया। क्या होती है? नाभिकीय विखंडन, जिसे तुम क्या कहते हो? न्यूक्लियर फिजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, जिससे क्या होता है साथियों, आपके अल्फा, आपके बीटा और साथियों आपके याद रखना है गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा ये क्या निकलती हैं? याद रखना है, ये आपकी रेडिएशंस निकलती है, जिसकी वजह से नुकसान होता है। समझ रहे मेरी बात ना? तो इस वजह से क्या होता है, आपका जो रेडिएशंस निकलती है रेडियो एक्टिव, उसकी वजह से वो क्या करता है, आपका पॉल्यूटेंट के फॉर्म में क्या करता है, काम करता है। इतना तुम्हें ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भाई साहब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। Na2O में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? विच आयन आर प्रेजेंट इन Na2O? जल्दी बता दो भाई। अगर आप Na2O को क्या करोगे, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तोड़ोगे, तो बेसिकली वो किस किस पार्ट में क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा। तुम्हें बताना है, तुम्हें बताना है। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले सिंपली इसको हम उठाते हैं। पूरा मैं आंसर ना बताकर कॉन्सेप्ट ही समझा देता हूं। मान लो हमने उठाया Na2O को, ठीक है ना? अगर आप इससे उठाओगे, ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड को, तो सपोज ये किस किस से मिलकर बना है ये देख लो। तो यहां पर Na हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जिसे तुम क्या कहोगे, सोडियम कहोगे। सर ये सोडियम हो गया। और O फॉर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ये तुम्हारा ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ये हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सोडियम रहा और ये क्या रहा मेरे प्यारे साथियों, ऑक्सीजन रहा। करेक्ट है इतनी चीजें? बिल्कुल ठीक है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर याद रखना है, परमाणु क्रमांक 11 है। ऑक्सीजन का कितना है? 8 है। इसे आप तोड़ना चाहोगे तो ये टूटेगा 2, याद रखना है 8 और 1 में। और ये किस में टूटेगा साथियों, आपका ध्यान में रखना है, ये 2 और 6 में टूटेगा। मतलब इसकी वैलेंसी निकली है +1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने 8 कवर अप कर रहा है। और इसकी वैलेंसी निकली है -2, मतलब ये क्या कर रहा है, 2 लेकर अपने 8 कवर करेगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही मेरी बात ना? तो Na के नीचे अल्टीमेटली क्या आया, Na के नीचे अल्टीमेटली +1 आया, और O के नीचे क्या आया, -1 आया। +1 का मतलब कुछ नहीं, मतलब याद रखना Na प्लस मतलब +1, O के ऊपर -2, मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, Na + O2, Na + O-2। समझ रहे हो मेरी बात ना? अगर Na के ऊपर प्लस लगा है, खाली प्लस लगा है, और एक Na के ऊपर +1 है, मतलब दोनों एक ही बात है। या तो अकेला प्लस लिख दो या +1 लिख दो, बात एक ही है। तो यहां पर क्या आया, +1 आया। तो यहां पर याद रखना प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, +1 ही है। कुछ ना लिखा हो तो 1 ही है। तो ध्यान में रखना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। अगर भाई साहब Na2O टूटेगा तो किस किस में टूटेगा, Na+ और O-2 में टूटेगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसियां वहां पर क्या करेंगी, चार्ज में आ जाएंगी आपकी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर तुमने NaCl बना दिया, NaCl बनाया, Na की वैलेंसी है +1, Cl की है -1। ठीक है, कैसे -1 सर? तो ये 11 है, ये 17 है। 11 को तोड़ोगे तो 2, 8 और 1 में टूटेगा। 17 को तोड़ोगे तो भाई 2, 8 और 7 में टूटेगा। 7 की कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। 2, 8 और 1 की हो जाएगी +1। समझ गए ना? तो ये टूटेगा भाई Na+ और Cl- में। Na+ या Cl-, जिसे आप लिख सकते हो Na+1 या Cl-1 लिख सकते हो। समझ गए मेरी बात ना? तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको क्या करना, बेसिकली आयंस के फॉर्म में चीजों को निकालना बड़ा ही आसान है भाई साहब। बस थोड़ा सा तुम्हें क्या करना है, एक तो एटॉमिक नंबर याद रखना है, दूसरा वैलेंसी मतलब आपकी संयोजकता निकालना आना है। आसानी से ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बोलो भाई साहब, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है भाई? इतनी चीजें क्लियर है ना? बिल्कुल भाई। तो यहां तक भाई साहब आप सभी लोगों को क्या करना है, चीजें देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो। तो यहां तक आई होप कि आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लाल स्याही बनाई जाती है, रेड इंक इज मेड फ्रॉम। जल्दी बता दो भाई, जो रेड इंक होती है प्यारे साथियों, लाल स्याही होती है, वो किससे बनाई जाती है, तुम्हें बताना है। जल्दी से बता दो भाई, इओसिन से बनाई जाती है, या फिनॉल से, या एनिलिन से, या कोई नहीं। तो जल्दी से बता दो भाई, एनिलिन, फिनॉल या इओसिन, या नन ऑफ दीस। तो याद रखना है, लाल स्याही तुम्हारी इओसिन डाई से बनाई जाती है भाई साहब, इओसिन से बनाई जाती है, तुम्हें ध्यान में रखना है। क्लियर है भाई? लाल स्याही इओसिन से बनाई जाएगी। क्लियर है मेरी बात ना? बिल्कुल भाई। जैसे तुमने एक एग्जांपल देता हूं,
एक तुमने सुना होगा इयोसिनोफिल सुना होगा, इयोसिनोफिल्स सुना होगा। सर ये इयोसिनोफिल सुना तो है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब पढ़ोगे तब तो याद आएगा। याद करो भाई साहब, इयोसिनोफिल WBC का ही एक टाइप है। मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है कि जो तुम WBC पढ़ते हो आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं, उसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है, बेसोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है, एक इयोसिनोफिल भी होता है। मतलब बेसिकली ऐसा WBC जो इयोसिन डाई के मतलब इयोसिन से कलर करने पर दिखाई दे। समझ रहे मेरी बात ना? मतलब इयोसिन क्या होता है, रेड कलर का स्टेनर होता है। तो रेड कलर डालने पर, रेड कलर से स्टेन करने पर जो WBC तुम्हें दिखाई दे वो क्या होता है, तुम्हारा इयोसिनोफिल्सी होता है। समझ गए मेरी बात ना? तो अब समझ में आया कहानी। मतलब बेसिकली जो तुम्हारा WBC को बांटा गया है ना, जैसे बोला गया है न्यूट्रोफिल, मतलब ये एसिड और बेसिक किसी भी टाइप की आपकी क्या करो, आप डाई यूज करो, ये दिख जाएगी। इसीलिए बेसोफिल, न्यूट्रोफिल कहा गया, न्यूट्रल है, एसिड बेस दोनों को, आप दोनों में से किसी भी डाई का यूज करोगे ये दिख जाएगी तुम्हें। कहां पर, माइक्रोस्कोप में। सर ये डाई क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा, तुम्हारे बॉडी से जब WBC निकाला जाता है ना, तो जब उसे कहां रखा जाता है, बेसिकली आप बोल सकते हैं जब हम माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी करते हैं तो कहां पर रखते हैं भाई साहब? आप बोलते हैं ना एक बेसिकली माइक्रोस्कोप में आप क्या कहते हैं उसे, स्लाइड में रखते हैं, स्लाइड में। तो बेसिकली स्लाइड में जब तुम उसे रखते हो तो स्लाइड में कुछ ना कुछ एक पिगमेंट, कुछ ना एक कलरिंग पिगमेंट, एक डाई का यूज किया जाता है, स्टेन किया जाता है, फिर उसे देखा जाता है। तो देखो जब तुम न्यूट्रोफिल को देखोगे तो एसिडिक या बेसिक किसी भी डाई से स्टेन कर दो वो दिख जाएगी। बेसोफिल केवल बेसिक डाई, एक तरीके से बेसिक डाई से स्टेन होगी, और इयोसिनोफिल केवल इयोसिन डाई मतलब रेड कलर की डाई का यूज करने पर ही क्या होगी, तुम्हारी स्टेन होगी और दिखाई देगी। दैट्स वाई यहां पर क्या कहा गया है, एक तरीके से मैंने इयोसिन डाई लाल स्याही बनाने में यूज की जाती है, और उसका मैंने एक आपका दैनिक जीवन में भी, एक तरीके से डेली लाइफ में भी मैंने यूज बता दिया। ठीक है भाई, चलो क्लियर है? तो फटाफट साथियों कमेंट करते जाइए आप सभी लोग राइट आंसर्स के। ठीक है भाई, तो जितने भी साथी आंसर्स नहीं दे रहे हैं अभी, तो वो कृपया करके क्या करिए, फटाफट फुर्ती के साथ क्या करिए, आंसर्स देते जाइए भाई साहब। ठीक है भाई, आंसर्स मुझे चाहिए ही चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखेंगे। यहां पर पूछा गया है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। जल्दी बता दो भाई साहब, फोटोग्राफी जब आप करते हो तो किस एसिड का यूज करोगे, फटाफट बता दो। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, यहां पर लिख लो भाई, एसिटिक अम्ल भी लिख लो यहां पर। इसके साथ साथ प्यारे साथियों ऑक्सैलिक एसिड या साइट्रिक एसिड। तो जल्दी बता दो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट बता दो भाई, जल्दी बता दो। तो ध्यान रहे यहां पर जो आंसर होगा भाई साहब, अगर आप फोटोग्राफी की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है वहां पर ऑक्सैलिक एसिड का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा भाई साहब। किसका, ऑक्सैलिक एसिड का यूज किया जाएगा आपकी किसमें, फोटोग्राफी में। ठीक है भाई, क्लियर है? बिल्कुल भाई, काफी लोगों के आंसर्स क्या आए हुए हैं भाई साहब, सही भी आए हुए हैं। ठीक है, सही भी आए हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं, इसके साथ साथ एक चीज और तुम्हें ध्यान में रखना है कि जो तुम्हारा ऑक्सैलिक एसिड है वो बेसिकली स्याही के धब्बे छुटाने में भी, जो इंक होता है, स्याही जो होता है ना, स्याही के तुम्हारे धब्बों को क्या होने में साथियों, आपके छुटाने में भी क्या करता है, मदद करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो स्याही के धब्बों को छुटाने में भी कौन यूज होता है, आपका याद रखना है ऑक्सैलिक एसिड यूज किया जाता है। याद रखना है फॉर्मिक एसिड कहां मिलेगा, याद रखना है भाई साहब चींटी के डंक में मिलेगा, चींटी के डंक में मिलेगा आपका क्या, फॉर्मिक एसिड HCOOH, HCOOH। ठीक है ना, एसिडिक एसिड बेटा याद रखना है CH3COOH, CH3COOH। और साइट्रिक एसिड बेटा कहां मिलेगा, तुम्हें ध्यान में रखना है आपके नींबू में मिलेगा। कहां मिलेगा, नींबू में मिलेगा तुम्हारा साइट्रिक एसिड, लेमन में। तो ये सारे मैंने तुम्हें एडिशनल कुछ फैक्ट बता दिए यहां पर। ठीक है भाई, तो एडिशनल क्या बता दिए भाई साहब, यहां पर तुम्हें फैक्ट भी क्लियर कर दिए। ठीक है, कि भाई कौन कौन सा एसिड और कहां कहां पर बेसिकली देखने को मिल जाएगा। क्लियर है ना? चलो बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी से आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट फटाफट। ठीक है भाई, चलो
पूछा गया है टेफ्लॉन का गलनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाउ मेनी डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेफ्लॉन। तो जो टेफ्लॉन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो किस पॉइंट पर कितने डिग्री सेल्सियस पर जाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जल्दी से फटाफट क्या कर दो, आंसर्स बता दो आप सभी लोग, कितने डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट हो जाएगा। 330 डिग्री सेल्सियस, 220, 180 या 320। तो भाई साहब याद रखना है 330 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा आपका टेफ्लॉन का बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इतना तुम्हें ध्यान में रखना है। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 330 डिग्री सेल्सियस पर, 330 डिग्री सेल्सियस पर जो टेफ्लॉन है वो बेसिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा, आपका मेल्ट हो जाएगा। इतना तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैंने अभी एक आप लोगों को याद रखना है, आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन भी कराया था टेफ्लॉन से रिलेटेड, याद हो तो भाई टेफ्लॉन से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी जस्ट कराया हुआ था भाई। क्या कराया था, जो फ्राइंग पैन होता है, जो क्या होता है नॉन स्टिक वाला, उसमें बेसिकली टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, हमने जाना था। बस वही है साथियों, बेसिकली यूज भी तुम्हें पता है कि जो आपके नॉन स्टिक एक तरीके से बोल सकते हैं आप स्टिक फ्राइंग पैन होते हैं, उनमें इसकी कोडिंग की जाती है टेफ्लॉन की। क्लियर है? बिल्कुल भाई साहब, इसी तरीके से लगातार क्या करते रहिए आप सभी लोग, आंसर्स देते चलिए भाई साहब, आंसर्स देते चलिए फटाफट फुर्ती के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। पराध्वनिक जेट के प्रदूषण के कारण किसे नुकसान हो रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हु बीइंग हार्म ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ सुपरसोनिक जेट्स। जल्दी बता दो भाई साहब, किससे हार्म हो रहा है? O3, N2, O2 या कोई नहीं? तो भाई साहब बिल्कुल ये तो देखते साथ बनना चाहिए। O3 मतलब क्या होता है, ओजोन होता है। क्या होता है? ओजोन होता है प्यारे साथियों। तो जो आपका ओजोन लेयर है, जो क्या है आपका ओजोन लेयर है साथियों, ठीक है ना, ओजोन लेयर है, ठीक है ना, तो उसका क्या हो रहा है आपको ध्यान में रखना है, क्षरण हो रहा है, मतलब बेसिकली ओजोन की लेयर पतली होती जा रही है, ठीक है ना, डिप्लेशन हो रहा है बेसिकली किसमें, आपका ध्यान में रखना है ओजोन की लेयर में। ठीक है, तो किसकी वजह से हो रहा है साथियों, ध्यान में रखना आप सभी लोगों को। O3 का बेसिकली कमजोर होना किसकी वजह से, जो आपके क्या होते हैं आपका अल्ट्रा सुपरसोनिक जो क्या होते हैं आपके जेट्स वगैरह होते हैं, उनसे जो बेसिकली धुआं वगैरह निकलता है, स्मॉग वगैरह निकलता है, उससे क्या होता है ओजोन, याद रखना है आपकी ओजोन लेयर क्या हो रही है, पतली हो रही है। इसकी इकाई क्या है, तो भाई साहब डॉप्सन। किसकी इकाई है भाई साहब, डॉप्सन क्या यूनिट है, तो याद रखना है डॉप्सन यूनिट से क्या किया जाता है आपका ओजोन लेयर, ठीक है ना, ओजोन लेयर को क्या किया जाता है, उसकी मोटाई या उसकी थिकनेस के बारे में जानकारी मिलती है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो डॉप्सन बेसिकली किसकी यूनिट है भाई साहब, तो सर डॉप्सन यूनिट है हमारी ओजोन लेयर की थिकनेस को जानने के लिए। समझ गए मेरी बात ना? बिल्कुल भाई साहब, क्लियर है? चलो बिल्कुल, आप सभी लोगों के आंसर्स क्या आए हुए हैं, बिल्कुल क्या आए हुए हैं, सही आए हुए हैं। तो फटाफट देख लो कि भाई साहब आपका कितना आंसर क्या हो रहा है, सही जा रहा है और कितना हो रहा है भाई साहब गलत। ठीक है, चलो तो अपने आप को क्या कर लो भाई साहब, यहां पर देख लो, जांच लो कि हम कितने पानी पे हैं और कितने क्वेश्चंस हमसे बन रहे हैं। ठीक है, चलो एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है, जल्दी बता दो। विच प्रोसेस टेक प्लेस इन अ बायोगैस प्लांट। तो जल्दी बता दो भाई साहब, बायोगैस संयंत्र में या बायोगैस के प्लांट में बेसिकली तुम्हें कौन सी प्रक्रिया या कौन सी प्रोसेस देखने को मिल जाएगी, फटाफट बता दो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका। फर्मेंटेशन, रिडक्शन, हाइड्रोनाइजेशन या फिर साथियों आपका पॉलीमराइजेशन। तो मतलब याद रखना है आपका किण्वन अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या बहुलीकरण। जो जल्दी बता दो भाई साहब, तुम्हारा जो क्या होगा बायोगैस प्लांट होगा, वहां पर कौन सी प्रोसेस तुम्हें देखने को मिलेगी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बता दो भाई कमेंट बॉक्स के अंदर, फटाफट क्या कर दो, तेजी के साथ आप लोग जल्दी से क्या कर दो, आंसर्स लगा दो। ठीक है, यहां पर आंसर हो जाएगा तुम्हारा किण्वन या साथियों फर्मेंटेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों और देखते हैं भाई साहब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि भाई अगले क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए
तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं क्या होगा यहां पर राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ये तुमसे बनना भी चाहिए, तो फुर्ती के साथ भाई साहब इसका राइट आंसर आप सभी लोग बता दीजिए। राइट आंसर आप सभी लोग बता दीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये तुम्हारा। क्या है भाई साहब? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और तुम्हें इसका आंसर बताना है, ठीक है। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी पुष्टि करता है? What does Rutherford's scattering experiment confirmed? बेसिकली रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तुम्हें बता दूं, वो एक्सपेरिमेंट से हमें एट लास्ट में क्या मिला था ये आपको बताना है। सभी पदार्थों में परमाणु, पदार्थों में नाभिक बताया गया, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन बताया गया, परमाणुओं में न्यूट्रॉन बताया गया। तो किसकी पुष्टि की गई जल्दी से बता दो। एटम्स इन ऑल मैटर, न्यूक्लियस इन मैटर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैटर, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम। तो ध्यान में रखना है, उन्होंने बताया था पदार्थों में नाभिक की पुष्टि की थी, मतलब न्यूक्लियस इन मैटर, मतलब उन्होंने बताया था कि भाई साहब आपके परमाणु या एटम के अंदर क्या होता है, भाई साहब क्या होता है, उसके अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, ये उन्होंने बताया था। कब किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट? तो प्यारे साथियों उन्होंने 1911 के आसपास ये एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल में, तुम्हें अगर एक्सपेरिमेंट याद हो, एक गोल्ड फॉइल में स्वर्ण पत्र के ऊपर उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की थी। तो ध्यान में रखना है, अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने कहा किए थे, भेजे थे भाई साहब, तो उसके अलग अलग नतीजे सामने आए। कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे जाकर वापस आ गए, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, इस तरीके से क्या हो गए, बैक साइड को आ गए थे, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट ये था। और कुछ अल्फा पार्टिकल मेरे प्यारे साथियों आपके सीधे निकल गए थे। क्या हो गए थे? सीधे निकल गए थे। तो तीन तरीके की चीजें उन्हें यहां पर देखने को मिली थी, समझ गए ना। तो एक अल्फा पार्टिकल क्या हो गया था, सीधा गया था और फिर वो वापस आ गया था। और वो किससे टकरा के वापस आया था? तो भाई साहब वो टकरा के आया था न्यूक्लियस से, नाभिक से। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बोला कि भाई किसी भी परमाणु, ठीक है ना, किसी भी आपके याद रखना है एटम के बीच में एक सॉलिड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं भाई साहब, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक के अंदर ही सारा क्या होता है, मास जो है, जो द्रव्यमान है, वो क्या होता है आपका, रहता है, समझ गए ना। तो जितना भी आपके एटम का जो भी मास है, जो भी क्या है द्रव्यमान है, वो कहां रहता है, आपके सेंटर में रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, ये उन्होंने बताया। तो बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब न्यूक्लियस की डिस्कवरी, मतलब बायोलॉजी वाला न्यूक्लियस नहीं, बायोलॉजी में तो रॉबर्ट ब्राउन का नाम याद करोगे, मतलब नाभिक की डिस्कवरी, मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी कहां पर, एटम के अंदर। किसने की? भाई साहब रदरफोर्ड ने की, समझ गए ना, किसने की भाई साहब, रदरफोर्ड ने की। तुम्हें पता होना चाहिए किससे की, तो याद रखना है अपने एक्सपेरिमेंट से की, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, मतलब स्वर्ण पत्र वाला जो उनका क्या था, आपका क्या था, प्रयोग था। और उसमें जो अल्फा पार्टिकल निकले थे वो कहां से निकले थे, यह भी तुम्हें पता होना चाहिए, पोलोनियम से निकले थे। कहां से? पोलोनियम। सर ये पोलोनियम क्या है? तो बेटा एक क्या है पोलोनियम, एक तत्व है। कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्या है आपका, एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 84। कितना होता है? 84। लो भाई साहब सारी जानकारियां मिल गई आप लोगों को। तो पोलोनियम को लिया, उससे अल्फा पार्टिकल निकाले, आपके गोल्ड फॉइल में मारी और फिर पता लगा लिया कि बीच में क्या है तुम्हारा, आपका क्या है, न्यूक्लियस है। क्योंकि 20,000 में से एक ही अल्फा कण वापस आया था, तो उन्होंने पता लगा लिया कि भाई बीच में कोई ना कोई सॉलिड चीज है जिससे टकराकर वो अल्फा पार्टिकल रिटर्न लौट रहा है। समझ गए ना? बिल्कुल भाई साहब। चलो इतना तुम्हें ध्यान में रखना है भाई साहब। तो मैंने बहुत ही आपको कम समय में वो पूरा एक्सपेरिमेंट भी क्या कर दिया, समझा दिया भाई, ठीक है। चलो जल के अणुओं में कौन सा बंध विद्यमान होता है, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल, जल्दी बता दो भाई साहब। वाटर मॉलिक्यूल मतलब बेटा वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O बनता है। जब क्या बनता है भाई साहब, H2O जब बनता है तो कैसे बनता है वो जान लो। देखो फिर तुम्हें बॉन्ड समझ में आ जाएगा। सर यहां पर तो दो चीजें दिख रही हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है, समझ गए ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, आपका ऑक्सीजन का होता है 8। ऑक्सीजन को तोड़ोगे तो 2 और 6 में टूटेगा, मतलब वैलेंसी -2 निकली, -2 निकली, क्योंकि -2 मतलब 2 ले लेगा तो अपने 8 कवर कर लेगा, वैलेंसी -2 है। मतलब याद रखना है ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 6 है। उसे कितने चाहिए भाई साहब, उसे 2 चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन का +1 है,
तो दूसरे हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि इसे चाहिए 2, एक हाइड्रोजन 1 देता है, तो कितने हाइड्रोजन बुलाया जाए कि 2 मिल जाए, तो सर 2 हाइड्रोजन बुला लो। कितने हाइड्रोजन बुला लो? 2 हाइड्रोजन बुला लो। तो ये +1, ये +1 और ये क्या हो जाएगा? -2। देखो भाई सिंपल है, एक हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है, मतलब वो जितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो कितने दे सकता है? 1 दे सकता है। एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए भाई साहब? -2, मतलब उसे 2 चाहिए। तो अगर मान लो मेरे प्यारे छात्रों, ऑक्सीजन को अगर क्या करना है, स्टेबल करना है, तो उसे एक हाइड्रोजन नहीं बल्कि 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक अकेले ऑक्सीजन को चाहिए 2 और एक हाइड्रोजन 1 देता है और 2 हाइड्रोजन 2 दे देंगे। 2 हाइड्रोजन जब अटैच होंगे प्यारे साथियों, 2 हाइड्रोजन जब अटैच होंगे तो क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे और H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप बनेगा। किस टाइप बनेगा भाई साहब? कुछ इस टाइप से बनेगा आपका। और ये जो तुम्हारे बॉन्ड है, ये जो तुम्हारे बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहलाएंगे प्यारो हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ध्यान में रखना है भाई साहब, आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना? क्या हो जाएगा भाई साहब? हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इतना तुम्हें ध्यान में लेके चलना है। क्लियर है? तो भाई समझ में आई बात ना? पूरा मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दिया, क्यों, क्या और कैसे वो चीजें हुई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं भाई? बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भाई साहब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम? तो जल्दी बता दो भाई साहब, बोहर ने जो मॉडल दिया था भाई साहब, उसमें कौन सा क्या है साथियों स्टेटमेंट गलत है? इलेक्ट्रॉन नाभिक में परिक्रमा करते हैं, पहला क्वेश्चन है। और एक बार क्या कर दो भाई साहब, तेजी के साथ सबसे पहले सेशन को भाई साहब शेयर करो यार, जल्दी से उठाकर सेशन को शेयर करो। लाइक वगैरह जिसने नहीं किया है, जो नए लोग जुड़े हैं, फटाफट क्या कर दो, लाइक कर दो सेशन को फुर्ती के साथ, जल्दी से। पूछा गया है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन नाभिक में परिक्रमा करते हैं, ठीक है, नाभिक परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है, कक्षाओं को KLMN में निरूपित किया गया, नाभिक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, नाभिक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। फटाफट बता दो क्या हो जाएगा भाई साहब, गलत कथन या गलत स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? ठीक है भाई, गलत स्टेटमेंट इसका कौन सा हो जाएगा? तो फटाफट क्या कर दो भाई साहब, जल्दी से बता दो। ठीक है, क्लियर है? तो फटाफट क्या कर दो आप सभी लोग, आप लोग क्या कर दो, गलत स्टेटमेंट यहां पर बता दो। ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर करो भाई साहब, के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है भाई, ये है इसका क्या आपका सही स्टेटमेंट, मतलब वो एक लाइन छूट गई थी यहां पे। अब बताओ भाई, तो यहां पर याद रखना है, जो गलत जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा भाई साहब, नाभिक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, गलत हो जाएगा। क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन तो भाई साहब चारों तरफ पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, गलत हो जाएगा। बाकी सब सही हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल ठीक है। नाभिक परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है, बिल्कुल ठीक है। कक्षाओं को KLMN के फॉर्म में अरेंज किया गया, ये भी ठीक है। लेकिन ये गलत है कि भाई नाभिक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, जबकि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो याद रखना है आपका न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये गलत है। अगर यहां होता प्रोटॉन्स एंड आपका आ जाता न्यूट्रॉन, तो क्या हो जाता, ये स्टेटमेंट सही हो जाता। समझ गया मेरी बात ना? तो अभी फिलहाल अगर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा होता है गलत भाई साहब, सरासर गलत। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को ना? बिल्कुल भाई। क्या है भाई साहब, यहां पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कंपाउंड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि भाई साहब इनमें से कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है, मतलब आपका सहसंयोजक आपका क्या है साथियों, यौगिक कौन सा है, तुम्हें बताना है। जल्दी से बता दो मेरे प्यारे मित्रों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कोई नहीं? तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें आपके सहसंयोजक मतलब आप बोल सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बताता हूं। क्या बताता हूं भाई साहब? कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में सबसे पहले सहसंयोजक यौगिक के बारे में बताता हूं। जब भी क्या होता है साझेदारी के द्वारा, जब भी साझेदारी के द्वारा क्या होता है, कोई भी क्या बनता है प्यारे साथियों, कंपाउंड या यौगिक बनता है। मतलब जब क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स की साथियों याद रखना है आपका शेयरिंग,
शेयरिंग से क्या बनता है, कोई कंपाउंड बनता है। समझ गए मेरी बात ना, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई कंपाउंड बनता है तो उसे क्या कहते हैं साथियों, सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब इसका आंसर जान लो भाई साहब, इसका आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। सर कैसे होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखो मेरे बेटे यहां पर क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl3, क्या हो जाएगा CCl3। मतलब सर यहां पर क्या क्या है, यहां पर तो मेरे बेटे यहां पर एक तो कार्बन है और कितने क्लोरीन है, आपके 3 क्लोरीन है। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो ये टूटेगा 2 और 4 में, इसकी वैलेंसी हो गई -4। कितनी हो गई, -4, क्योंकि माइनस ऐड कर दोगे तो 8 हो जाएंगे उसमें। अगला तरफ चलो, अब यहां पर अगर क्लोरीन की देखोगे तो भाई तो ये तो रटी हुई है, -1, कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी भाई साहब। कितनी हो जाएगी भाई साहब, -1 हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां पर अगर तुम्हें आंसर लाना है कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो बेसिकली क्या होगा यहां पर, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी CCl4 आएगा यहां, CCl4, ठीक है ना, टेट्रा में 4 आता है भाई साहब, ठीक है ना। ट्राई में क्या होगा आपका, ट्राई में बेसिकली क्या होगा, 3 आएगा। टेट्रा है मतलब CCl4 आएगा। क्या आएगा भाई साहब, CCl4 आएगा, ठीक है, CCl4 आएगा। इतना तुम्हें ध्यान में रखना है। अब यहां पर देखो कैसे ये बनेगा, ये रहा कार्बन भाई साहब, कितने की जरूरत है, 4 की जरूरत है, तो 1 2 3 4। अब यहां पर Cl कितने हैं, 4 हैं, तो देखो मेरे बेटे होगा क्या, होगा क्या, यहां पर एक Cl ऊपर की तरफ, एक Cl इस तरफ, एक Cl इस तरफ और एक Cl तुम्हारा इस तरफ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा भाई साहब, किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये स्ट्रक्चर हो गया प्यारे मित्रों CCl4 का। समझ गए ना, इसमें क्या हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा है, एक कार्बन ने रखा है, एक इस क्लोरीन ने रखा है, एक इस कार्बन ने रखा है, एक इस क्लोरीन ने रखा है, एक इस कार्बन ने रखा है, एक इस क्लोरीन ने रखा है, इस कार्बन ने रखा है। तो दोनों में ये पूरे इस यौगिक में क्या है, शेयरिंग चल रही है। क्या चल रही है, शेयरिंग चल रही है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के पास थे, एक इस क्लोरीन के पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, सबने मिलकर शेयरिंग कर ली। मतलब कैसा बना है आपका, सहसंयोजक यौगिक बना है, आपका पार्टनरशिप से बना है। और ध्यान में रखना है कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका ये रहा CCl4। समझ गए ना, अगर ट्राई होता तो भाई CCl3 हो जाता, टेट्रा मतलब 4, जैसे डाई टा, आपको याद रखना है, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। तो यहां पर टेट्रा क्लोराइड मतलब कितने क्लोराइड, 4 क्लोराइड। कार्बन मतलब कार्बन, एक कार्बन 4 क्लोराइड बराबर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर है चीजें ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से क्या करना है, आप सभी लोगों को देखना है सारी चीजें। तो भाई साहब आशा करता हूं कि आपको यहां तक तो भाई साहब ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पीने वाली शराब का मुख्य अवयव क्या है, जल्दी बता दो भाई साहब। व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अ ड्रिंकेबल वाइन। तो जल्दी बता दो भाई साहब, जो तुम शराब वगैरह कंज्यूम करते हो, तुम नहीं मतलब और भी लोग करते हैं, ठीक है ना, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आप लोगों को बताना है कि उसके अंदर बेसिकली क्या होता है। मैथिल अल्कोहल होता है, मेथिनॉल होता है, एथिल अल्कोहल होता है, या फिर आपका डाई एथाइल होगा। फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बड़ा ही आसान क्या है तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है भाई साहब, इसका आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल, जिसे तुम कहते हो एथाइल अल्कोहल। क्या कहते हो, एथाइल अल्कोहल। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH। ये क्या है मेरे प्यारे मित्रों, तो ध्यान में रखना है आप लोगों को, ये क्या है आपका, जो आप पीने वाली शराब होती है उसका क्या है, बेसिकली इंग्रेडिएंट है। अब सर क्या हम मैथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मैथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH, क्या इसका यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि ये जहरीली होती है। क्या होती है, जहरीली होती है, टॉक्सिक होती है। क्या होती है, टॉक्सिक होती है, तुम्हें ध्यान में रखना है। तो CH3OH नहीं कर सकते। एथाइल अल्कोहल बेसिकली यूज की जाती है C2H5OH पीने वाली शराब के फॉर्म में। समझ गए मेरी बात ना, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा C विल बी दी राइट आंसर। क्लियर है भाई, बिल्कुल।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां तक सारी चीजें कवर अप है ना? बिल्कुल भाई। तो फटाफट मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करो भाई साहब, और कोशिश करो भाई साहब सही आंसर यहां पर बताने की, ठीक है? सही आंसर बताने की कोशिश करो, और मैक्सिमम क्वेश्चन क्या करो भाई साहब, आपके सही होने चाहिए जल्दी से। और पेन और कॉपी लेकर बैठो, जिससे क्या कर सको भाई साहब, तुरंत तुरंत कुछ नए फैक्ट क्या कर सको, नोट डाउन कर सको। क्योंकि भाई साहब एग्जाम में पता नहीं कब कहां से कौन सा फैक्ट पूछ ले, हमें नहीं पता। तो भाई साहब कुछ ऐसे फैक्ट निकल जाते हैं जो कि मैं एक्स्ट्रा में बताता हूं, लेकिन जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ गया, इनमें से कौन सा जो क्या है साथियों, आपका अल्कोहल है जो जहरीला है। अरे भाई साहब यहां बताया हुआ है, वहां से क्वेश्चन बन गया। मतलब जरूरी ये नहीं कि जो लिखा है वहीं से क्वेश्चन बने, पता चले जो डिस्क्रिप्शन में बताया वहां से क्वेश्चन बन गए। आया तो क्लास से ही ना, अगर तुमने लिखा होता तो तुमसे बन जाता। इसीलिए भाई साहब जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसके लिए थोड़ा संयम रखें। ये नहीं कि सर अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए भाई, समझ रहे ना, हमसे झेला नहीं जा रहा एक क्वेश्चन 1-1.5 मिनट से ज्यादा, 1 मिनट से नहीं ज्यादा झेला जा रहा। अब इसको आगे बढ़ाओ ना। कुछ डिटेल अगर मैं बताऊं तो भाई साहब उसे नोट डाउन करो, शायद वही एग्जाम के एक तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए, और भाई साहब उसी से शायद तुम्हारा पेपर क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। किसने क्या देखा है? तो कभी भी संयम रखें, जो चीजें बताई जा रही ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करो। ये नहीं कि भाई साहब सर आगे बढ़िए, एक आंसर उससे ज्यादा हम सहन ही नहीं कर पा रहे इस क्वेश्चन को, ठीक है? ऐसा बिल्कुल ना करें भाई साहब, कतई ना करें ऐसा। चलो, सहन करना है आपको एक क्वेश्चन को, समझ रहे हो ना? तो भाई साहब उसी से क्या होगा, आपका आंसर्स मतलब एक तरीके से डाटा आपका मजबूत होगा। माचिस बनाने में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? विच इज मेनली यूज्ड इन मेकिंग मैस्टिक्स। तो जल्दी बता दो भाई साहब, जो माचिस बनाते हैं उसमें बेसिकली किसका यूज किया जाता है? ग्रेफाइट का, सिलिकॉन का, फास्फोरस या सोडियम? तो भाई साहब ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। किसका यूज किया जाएगा? फास्फोरस का यूज किया जाएगा। किसका? फास्फोरस इज मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग मैस्टिक्स। तो याद रखना है आप सभी लोगों को। और कौन सा फास्फोरस प्यारे साथियों? लाल फास्फोरस। कौन सा? लाल फास्फोरस, जिसे तुम क्या कहोगे? रेड फास्फोरस कहोगे। क्या कहोगे आप? रेड फास्फोरस कहोगे, ठीक है? तो रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है क्या बनाने में? माचिस बनाने में, समझ गए ना? बिल्कुल। और फास्फोरस का आप अगर देखोगे सर इसका साइन क्या होता है, तो पी होता है, ना कि एफ होता है, पी होता है। और एटॉमिक नंबर याद रखना है 15 होता है। फा से फास्फोरस, फा से 15, लिंक कर लेना। फा से फास्फोरस और फा से 15, मतलब आप कभी नहीं भूलोगे, आपका फास्फोरस का होता है 15 या 15 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है भाई? इस चीज को ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। सोडियम का कितना होता है साथियों? 11 होता है। और ध्यान में रखना, इसे कहां रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है, आपका कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किसे? तुम्हारे सोडियम को। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ध्यान में रखना Na की जो वैलेंसी होती है +1 होती है, तो किसी को भी ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट कर लेता है और रिएक्ट कर जाता है। क्या कर जाता है? रिएक्ट, ठीक है ना? रिएक्ट कर जाता है। तो तुम्हें ध्यान में रखना है, इसे ये जल्दी से रिएक्ट ना करे, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में या कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम फटाफट देखेंगे, ठीक है भाई? अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। निम्न में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रिफ्रिजरेंट यूज इन डोमेस्टिक रिफ्रिजरेंट्स। मतलब आप बोल सकते हो कि भाई ऐसा कौन सा क्या है आपका प्रशीतक है, मतलब ऐसा कौन सा ठंडा करने वाली एक चीज है जो कि घर में फ्रिजों में यूज किया जाता है? नियॉन, ऑक्सीजन, फ्रियॉन या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा फ्रियॉन। क्या हो जाएगा? फ्रियॉन। फ्रियॉन का यूज बेसिकली घरों के जो तुम्हारे फ्रिज होते हैं उसके अंदर किया जाता है, चीज को ठंडा रखने के लिए, फ्रिज के एनवायरमेंट को ठंडा बनाए रखने के लिए। किसका भाई साहब? फ्रियॉन का। नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई? तो याद रखना है आपका फ्रियॉन यूज किया जाता है ताकि वो ठंडा रहे। कोई बोले रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का यूज किया जाता है? अमोनिया का यूज किया जाता है। किसका भाई साहब? अमोनिया गैस का यूज किया जाता है। और उससे निकलती कौन सी गैस है? CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। क्या निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। कहां से निकलती है प्यारे साथियों? तो ध्यान में रखना आप सभी लोगों को, ये निकलती है बेसिकली आपके फ्रिज से, ठीक है? चलो
अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। निम्न में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रैट पॉइजन? चूहा विष, रैट पॉइजन यहां पर बोला गया है भाई साहब, चूहे का विष बोला गया है। मतलब जो तुम रैट किल लाते हो ना खरीद के, रैट किल लाते हो खरीद के, तो वो रेड किल में बेसिकली आपको बताना है कि वो रेड किल के अंदर किस चीज का यूज किया जाता है, आप सभी लोगों को बताना है। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड प्यारे साथियों, ठीक है ना, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड या साथियों जिंक फॉस्फाइड। तो फटाफट फुर्ती के साथ इसका राइट आंसर आप सभी लोग बता देंगे कि चूहा विष के रूप में किसका यूज किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो भाई साहब आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड। क्या हो जाएगा? जिंक फॉस्फाइड हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बेटा जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है, आपका ध्यान में रखना है। रैट पॉइजन के फॉर्म में जो रैट किल तुम लेकर आते हो उसमें मेनली ये यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आ रही है ना? तो बिल्कुल भाई साहब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा भाई साहब, यहां पर आंसर हो जाएगा तुम्हारा आपका जिंक फॉस्फाइड विल बी दी राइट आंसर, ठीक है भाई। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन तुम्हें पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर करना, और साथियों क्या करना, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूं भाई साहब, एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर क्या कर देना मेरे प्यारे साथियों, मेंशन कर देना। ताजे दूध का पीएच 6 होता है, जैसे ही वह दही में बदल जाएगा उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, समझ गए ना, उसका पीएच मान क्या हो जाएगा। मतलब जैसे ही तुम्हारा जो दूध है वो दही में बदल जाएगा तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, पीएच मान क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अनचेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कहां चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर क्या चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में क्या कर दो, मेंशन कर दो इस क्वेश्चन का क्या साथियों आंसर, और साथ ही साथ बताना है कि क्लास के क्वेश्चन तुम्हें कैसे लगे केमिस्ट्री के, ठीक है। तो फटाफट क्या कर दो, इसका आंसर जाके तुरंत क्या कर दो, मेंशन कर दो भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग दे देंगे इसका आंसर। तो भाई साहब जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथियों क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।